कक्षा 9 के सभी विद्यार्थियों का आरसी स्टडी जोन यूट्यूब चैनल पर मैं रामचंद्र चौहान स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज इस वीडियो में हम परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण अर्थात PRS 2024 के अंतर्गत कक्षा 9वीं के गणित विषय पर आधारित NES एग्जाम 2024 जो 4 दिसंबर 2024 को आयोजित होना है, उस एग्जाम की प्रैक्टिस के लिए विभाग के द्वारा जो प्रश्न बैंक जारी किया गया है, उस प्रश्न बैंक का हम भाग नंबर 4 करेंगे, जिसमें प्रश्न संख्या 76 से 100 तक के क्वेश्चंस को हम सोल्व करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने अभ्यास प्रश्न पत्र के सॉल्यूशन से रिलेटेड 3 वीडियो बनाए हैं, जिसमें हमने प्रश्न संख्या 1 से 25, 26 से 50 और 51 से 75 को सोल्व कर लिया है। उन वीडियो के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। वीकली अभ्यास के जो प्रश्न पत्र थे वो भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक के माध्यम से प्रोवाइड करवा दूंगा। आइए स्टार्ट कर लेते हैं इस वीडियो को। प्रश्न नंबर 76 करेंगे। सबसे पहले यहां लिखा हुआ है हमारे पास, एक कक्षा में 11 विद्यार्थियों की ऊंचाई 42, 45, 50, 36, 86, 76, 67, 53, 58, 66 और 72 सेंटीमीटर है। ऊंचाई की माध्यिका ज्ञात कीजिए। माध्यिका अर्थात हमें माध्यक ज्ञात करना है। माध्यक ज्ञात करने के लिए आंकड़ों को आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना होता है। आंकड़ों को एक घटते क्रम या बढ़ते क्रम में लिखना पड़ता है। तो इन आंकड़ों में से हम अगर आरोही क्रम में लिखें या बढ़ते क्रम में लिखें तो सबसे छोटी वैल्यू को देखेंगे। सबसे छोटी वैल्यू हमारी 36 है। सबसे पहले 36 लिख देंगे। फिर उसके बाद 36 से बड़ा मान, इसमें देखो 36 से बड़ा मान 42, 42 से बड़ा मान 45, 45 से बड़ा मान 50, 50 से बड़ा मान 53, 53 से बड़ा मान 58, 58 से बड़ा मान 66, 66 से बड़ा मान 67, 67 से बड़ा मान 72, 72 से बड़ा 76, 76 से बड़ा 80। ये सारे मान हमने बढ़ते क्रम में लिखे हैं। पहले काउंट कर लो कि सारे मान आ गए या नहीं। ये 11 वैल्यू है, यहां पर भी 11 वैल्यू होनी चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 वैल्यू हमारी कंप्लीट हो गई। अब देखो बच्चों, ये सारे के सारे मान क्या है, आरोही क्रम में लिखे हैं। हमने इसकी माध्यिका ज्ञात करनी है। माध्यिका क्या होता है, बीच का मान। 11 टोटल मान है, तो इनमें से बीच का मान कौन सा होगा। 5 मान एक तरफ छोड़ दीजिए, 5 मान दूसरी तरफ छोड़ दीजिए। बीच में क्या बचा, 58। बीचों बीच जो वैल्यू बचती है, अंकों को या आंकड़ों को आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने के बाद 58 बचा है। तो ये 58 हमारा आंसर होगा। इन आंकड़ों का माध्यक या माध्यिका क्या होगी, 58। ठीक है, चलिए अब इसका सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में लिखा है, रमेश अपने वेतन का 25% बचाता है और हर महीने रुपए 7500 रुपए खर्च करता है, तो रमेश का वेतन क्या है। 25% तो रमेश के द्वारा बचाए जा रहे हैं और खर्च किए जा रहे हैं 75%। हमें रमेश का वेतन ज्ञात करना है। आसान सा क्वेश्चन है। 25% अगर रमेश बचा रहा है तो खर्च कितने प्रतिशत कर रहा है, 75%। कुल वेतन का 75% रमेश के द्वारा खर्च किया जा रहा है और 75% की वैल्यू कितनी है, 7500 रुपए। 75% किसके बराबर है, 7500 रुपए। अगर मैं यहां से 1% की वैल्यू निकालूंगा तो कितना आएगा, 7500 में भाग कर देंगे 75 का, तो 1% की वैल्यू आ जाएगी 100 रुपए। और 100% की अगर वैल्यू निकालनी है तो 100 इंटू 100 यानी 10,000 इसका आंसर आ जाएगा। 100% यानी टोटल जो मूल्य होगा, इसका जो वेतन होगा वो होगा 10,000 रुपए। ऑप्शन दिया हुआ है स ऑप्शन हमारा राइट हो गया। ओके, आगे इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 78 नंबर।
जब x बराबर -1 तो बीजीय व्यंजक 3x² प्लस 5 प्लस a का मान 12 है। तो a का मान क्या होगा? a का मान ज्ञात करना है, x का मान -1 रखना है और इस 3x² प्लस 5 प्लस a का मान 12 दिया हुआ है। तो सोल्व करते हैं। देखो 3, फिर इसके बाद में यहाँ पर x का स्क्वायर है तो x का मतलब -1 का स्क्वायर प्लस 5 प्लस a बराबर 12। सोल्व करेंगे इसे 3 इंटू -1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर करेंगे तो +1 आएगा। +1 का गुणा 3 से करा 3 प्लस में 5 प्लस में a बराबर 12। 3 और 5 8, 8 प्लस a का मान 12 है तो a बराबर आ जाएगा 12 - 8 यानी a का मान 4 आ गया। ऑप्शन स में दिया हुआ है 4, स ऑप्शन हमारा राइट हो गया। ओके, तो ये हमने अभी तक 3 प्रश्न सोल्व कर लिए हैं। चौथा प्रश्न थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, आपको गुणा करना पड़ेगा और इसका जो आंसर है ना, ऑप्शन आपको यहाँ इतना ही दिख रहा होगा, लेकिन इसका पूरा जो क्वेश्चन है डिटेल है वो अगले पेज पे चला गया। इस क्वेश्चन का थोड़ा सा भाग यहाँ नीचे चला गया है, यानी ये इतना ही नहीं है। इसके आगे वाली मान ये यहाँ लिखा हुआ है, ये वाली जो वैल्यू है इसके आगे इस ऑप्शन को पूरा करने के लिए ये वाला इसके साथ लिखना है। इसी तरह से ये मान है, इसके साथ ये वाला मान लिखा हुआ है, इस वाली वैल्यू के साथ ये वाला मान लिखा हुआ है। अब इस प्रश्न को हम पढ़ते हैं, उसको फिर इस अकॉर्डिंग सोल्व करेंगे। 79 नंबर क्वेश्चन है, 3a² - 4ax प्लस x² और 5x² - 2ax का गुणनफल ज्ञात कीजिए। इन दोनों का गुणनफल ज्ञात करना है। तो गुणनफल ज्ञात करना है तो पहले हम इनको लिखते हैं, 3x² - 4ax प्लस x²। इस वैल्यू का गुणा करना है 5x² - 2ax का साथ, इन सभी का गुणा करना है। तो पहले हम ये वाली वैल्यू उठाते हैं 3a²। गुणा करने का तरीका पता होगा, इस एक गुणनखंड की सारे पदों का अगले गुणनखंड के साथ गुणा करेंगे। तो 3a² का गुणा 5x² - 2x के साथ करेंगे। फिर माइनस के 4ax का गुणा भी 5x² - 2ax के साथ करेंगे। फिर प्लस का x² है, इसका गुणा भी 5x² - 2ax के साथ करेंगे। चलिए गुणा करते हैं, फिर इसका आंसर देखेंगे क्या आता है। 3a² और 5x² का गुणा करेंगे तो अचर संख्याएं 3 और 5 का गुणा होगा 15। a² और x² का गुणा करेंगे तो a² x² आ जाएगा, a² x²। फिर 3a² का गुणा करेंगे माइनस के 2ax के साथ, तो माइनस के हो जाएंगे 3 दूनी 6, a की पावर 3 x, इसके गुणा हो गए। अब इन दोनों का गुणा करेंगे, माइनस का हो जाएगा 4 5 20, a एक बार है और x 3 बार है तो a 1 और x हो जाएंगे 3, x की पावर 3। ठीक है, -4ax का गुणा -2x के साथ करेंगे, 2ax के साथ करेंगे तो प्लस का आएगा 4 दूनी 8, a² a 2 बार आ गया ना, a इधर भी है इधर भी है तो a² x भी 2 बार आ गया तो x की पावर भी 2 आ जाएगी। फिर आगे x² का गुणा 5x² से करेंगे तो 5x की पावर हो जाएगी 4। फिर उसके बाद आगे x² का गुणा -2ax के साथ करेंगे, माइनस में आंसर आएगा 2 का 2, a एक बार और x² और x का गुणा करेंगे तो x की पावर 3। ठीक है, ये हमारे पास अभी तक आया है। अब इसे थोड़ा और देखते हैं आगे, हमारे पास इन मानों में से एक जैसे मान कौन से हैं। सबसे बड़ी पावर 5x की पावर 4, इसको सबसे आगे लिख देते हैं, इसके जैसा कोई पद भी नहीं है। 5x की पावर 4 है, ये सबसे पहले लिख दिया हमने। ठीक है, 5x की पावर 4। अब 4 घात वाले पद, ये भी 4 घात है, इसमें भी 4 घात है। देखो 2 ये 2 ये 4, ये 2 और 1 3 और 1 4, सब में 4 घात वाले पद है। तो अब इनमें से अपने देखते हैं कि एक जैसे पद है क्या कोई। तो ये 15a² और x²। अच्छा एक मिनट, आप इसमें ये चीज देखो, पहले मैंने x की पावर 4 वाला पद लिखा है, अब x की पावर 3 वाला पद कौन सा है, ये वाला पद है x की पावर 3। इसके जैसा कोई और पद है, ये रहा। इन दोनों को देखो ध्यान से, तो दोनों एक जैसे पद हैं। ये माइनस के 20a x की पावर 3 माइनस के 2
ए एक्स की पावर 3, तो माइनस माइनस के दोनों हो जाएंगे माइनस के, टोटल 22 ए एक्स की पावर 3। ये वाला पद अभी मैंने लिख लिया, इसलिए मैं इसके ऊपर कांटा लगा रहा हूं। ये वाला पद भी कैलकुलेट हो गया, ये वाला भी हो गया कैलकुलेट। अपनी तरफ से काट रहा हूं ताकि कोई पद यहां से लिखने से रह ना जाए। अब ये x की पावर 3 वाले पद हो गए। अब x की पावर 2 वाला ये वाला पद है, ये वाला पद है। a की पावर भी 2 है, x की पावर भी 2 है, a की पावर 2 है, x की पावर 2 है। एक जैसे पद है ये दोनों, ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, तो प्लस के है इसलिए दोनों जुड़ जाएंगे। 15 और 8 23, a की पावर 2, x की पावर 2। और ये अकेला पद है माइनस का 6, a की पावर 3 x। ये सारे पद किस में आए हुए हैं वो हमें चेक करना है। तो पहले तो देखो ये 22 और 23, इसको अपने अगर देखें 5x की पावर 4 कहाँ आया हुआ है, इस पहले ऑप्शन में आया हुआ है, ठीक है। दूसरे ऑप्शन में भी यहाँ पर आया हुआ है, तीसरे ऑप्शन में भी आया हुआ है, चौथे ऑप्शन में भी आया हुआ है। लेकिन अंतर यह है कि इसमें प्लस का है, प्लस वाला देखना है हमने, तो ये माइनस वाला, तो ये तो ऑप्शन गलत हो गया। इसमें प्लस का है, यहाँ प्लस है ना, तो आगे ये प्लस का है। इसमें यहाँ प्लस पे खत्म हो रहा है, ये भी प्लस का है, और ये तो दिख भी रहा है प्लस का है। तो ये वाला पद तो इन तीनों ऑप्शन में है। अब -22 ए एक्स की पावर 3 देखो किस में है, ये रहा -22 ए एक्स की पावर 3, ये वाला पद हमें मिल गया। इसमें भी पड़ा है ये -22 ए एक्स की पावर 3, इसमें नहीं है, इस वाले में नहीं है, तो ये ऑप्शन भी हमारा कैंसिल हो गया, ठीक है। अब इन दोनों में से कोई एक आंसर है। आगे है प्लस का 23 ए की पावर 2 एक्स की पावर 2, तो प्लस का 23 इसमें तो नहीं है, इसमें पड़ा है, ये रहा ए की पावर 3 क्यों लिखा है यहाँ पर, ये गलत हो गया शायद यहाँ पर लिखने में। 23 ए की पावर 2 एक्स की पावर 2 लिखना था। ये मिस प्रिंट है क्वेश्चन, यहाँ पे थोड़ा देखना पड़ेगा इसे आप। ये वाला पद हमें मिल गया, तो बच्चों यहाँ पर ऑप्शन में 2 आना चाहिए, इसमें आप करेक्शन कर लीजिए, 2 आएगा। और ये ऑप्शन हमारा एकदम से सही हो रहा है, क्योंकि लास्ट वाला जो पद है ना 6 ए की पावर 3 एक्स माइनस वाला पद, ये भी इसमें पड़ा है, सारे पद इसमें मिल गए हमें। जो हमारा आंसर आया ना ये वाला, तो बी ऑप्शन या ब ऑप्शन हमारा राइट हो रहा है, तो ब ऑप्शन यहाँ पर हम टिक करेंगे। तो ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। आगे चलते हैं, इसके बाद अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80। एक ग्राफ जो समय की अवधि में लगातार बदलते डेटा को प्रदर्शित करता है उसे कहा जाता है। क्या है प्रश्न, एक ग्राफ जो समय की अवधि में लगातार बदलते डेटा को प्रदर्शित करता है उसे कहा जाता है। ऑप्शन है हमारे पास बार ग्राफ, पाई चार्ट, लाइन ग्राफ और हिस्टोग्राम। तो समय के साथ साथ जो बदलते हैं ना उसे हम हिस्टोग्राम कहते हैं, हिस्टोग्राम ग्राफ होता है वो। तो द ऑप्शन आ जाएगा इसका, ठीक है, द ऑप्शन राइट हो गया। आगे है इसके बाद क्वेश्चन नंबर 81। यदि किसी त्रिभुज के कोण x माइनस 35 डिग्री, x माइनस 25 डिग्री और 1/2x माइनस 10 डिग्री है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। x का मान हमने ज्ञात करना है। तो इस क्वेश्चन में ऑप्शन दिए हुए हैं, लेकिन हमें ऑप्शन के साथ साथ पहले इसे सोल्व करना है, फिर इसका आंसर निकलेगा। आप सभी जानते हैं किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इस प्रॉपर्टी का यूज करके हम x का मान निकालेंगे। तो यहां रफ वर्क करते हैं। अपने पास पहला कोण तो है x माइनस 35 डिग्री, प्लस दूसरा कोण है x माइनस 25 डिग्री, प्लस 1/2x, 1/2x माइनस 10 डिग्री बराबर में 180 डिग्री। तो x कितनी बार है, एक बार, 2 बार और ये 1/2 बार, यानी कि कितना हो गया, 2 और आधा 2.5 x हो गए। यानी 2.5x को हम लिखेंगे 5/2x, 5/2x माइनस में आएगा 35 और 25 माइनस के 60, 10 ये हो गए माइनस के 70, माइनस 70 डिग्री बराबर 180 डिग्री। सोल्व करेंगे, 5/2x माइनस 70 है वो तो
दूसरी साइड जाएगा प्लस का 70 हो जाएगा। ठीक है, आगे हल करेंगे इसे तो 5/2x बराबर आ जाएगा 250। तो x की वैल्यू निकालेंगे तो 250 के गुणा में तो आएगा 2 और बटा में आएगा 5। 250 में 2 का गुणा करेंगे तो 100 आएगा, 100 में 5 का भाग दिया, 250 में 2 का गुणा किया 500 आएगा, 500 में 5 का भाग दिया तो 100 डिग्री आएगा। इसका उत्तर x का मान आ गया 100 डिग्री और ऑप्शन हमारा दे दिया हुआ है 100, तो ये हमारा आंसर राइट हो गया। ओके, अब अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 82। वृत्त का क्षेत्रफल 616 वर्ग सेमी है, आयत का क्षेत्रफल क्या है? आयत का क्षेत्रफल निकालना है तो ये आयत है, ये वृत्त है। वृत्त का क्षेत्रफल तो 616 दिया हुआ है, आयत का क्षेत्रफल निकालना है। तो डायग्राम से आप देखो ये क्या होगा, इस आयत की लंबाई और ये चौड़ाई होगी, यहां से लेकर ये जो डिस्टेंस है ना, जो यहां पर भी लिखी हुई है ये वाली है। तो आप देखो ये तो है व्यास, व्यास का मान होता है 2r, त्रिज्या का डबल, और ये जो इसकी जो लंबाई होगी वृत्त की लंबाई वो तो आ गई है, इसकी आयत की लंबाई तो होगी 2r सेमी, और जो चौड़ाई होगी ये वाली साइड ये त्रिज्या के बराबर होगी, तो इसका मान हो जाएगा r। तो 2r और ये r इनका गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा 2r²। त्रिज्या इसका जो क्षेत्रफल आएगा आयत का वो कितना आएगा, 2r² के बराबर आएगा। जबकि हमें वृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ है πr² का मान 616 दिया हुआ है। अब ये पाई का मान आपको पता ही है 22/7 होता है, तो हम यहां से r² का मान निकाल सकते हैं। फिर वो r² का मान यहां रख देंगे, r का मान निकालने, r² का ही मान निकाल लेंगे ओनली हम। पाई को यहां से हटाएंगे तो पाई का मतलब होता है 22/7, 22/7 r² बराबर 616, तो r² बराबर आएगा 616/22 और गुणा में 7। 22 के साथ ये कटेगा, 22 एकम 22, 22 दूने 44, 2 पे कट गया, यहाँ पे बच गए, कितने बच जाएंगे यहाँ पर हमारे पास 17 बच जाएंगे। 17 और 1 ये मिलकर हो गया, 17 के साथ 6 मिलकर 176 हो गए। तो 22 8 होते हैं 176, तो ये बन गया 28 × 7, 28 और 7 का गुणा करेंगे, r² का मान आ जाएगा 7 8 56, 56 का 6, हासिल बच गई 5, 7 दूनी 14, 14 और 5 19, 196 आ गया। r² का मान आ गया 196, तो आयत का क्षेत्रफल आएगा 2 × 196, इनका डबल कर देंगे 196 का तो 392, और इसका मात्रक दिया हुआ है सेमी स्क्वायर, तो ये ऑप्शन हमारा निकल जाएगा स ऑप्शन 392 वर्ग सेमी या सेमी स्क्वायर। आप यहां से डायरेक्ट पहले r का मान निकाल के भी, यहाँ r का मान वैल्यू निकाल के भुजा और उसकी चौड़ाई लंबाई चौड़ाई ज्ञात करके भी सवाल कर सकते थे। जैसे r² का मान 196 आया है तो r का मान 14 आ जाएगा, यहाँ से अगर आप कैलकुलेशन करोगे तो 14 आएगा। 14 का वर्ग होता है ना, 14 का वर्ग 196 होता है, तो r² का मान अगर 196 है तो r का मान 14 आएगा। 14, ये वाली जो चौड़ाई है ये तो आएगी 14, और ये लंबाई जो है 14 का डबल यानी 28 आ जाएगा। तो 28 और 14 का गुणा करके भी 392 प्राप्त किया जा सकता है। तो ऐसे ये क्वेश्चन करना था। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक संख्या जिसकी वैल्यू दे रखी है a1 a2 a3 a4 a5 a6 11 से विभाज्य है। यह संख्या किससे विभाज्य है? 11 से। यदि इसके बाद पहला कथन लिखा हुआ है a1 प्लस a3 प्लस a5 माइनस a2 प्लस a4 प्लस a6 बराबर 0। पहला तो ये कथन लिख दिया। दूसरा कथन लिखा हुआ है a1 प्लस a3 प्लस a5 माइनस a2 प्लस a4 प्लस a6 11 से विभाज्य है। इनमें से कौन सा कथन सही है? तो इस क्वेश्चन को आप थोड़ा सा यहाँ a1 और a2 में कंफ्यूज हो रहे हो, इसको मैं बता देता हूं कि 11 की भाजकता का नियम जो है वह उस पर चर्चा हो रही है। जैसे एक नंबर मैं आपको अपनी तरफ से लिख के बता रहा हूं, जैसे 5 4 3 9 2 1 4 5 6, ये एक ऐसी संख्या है जिसको हमें पता लगाना है कि 11 से विभाज्य है या नहीं। तो इस संख्या के लिए 11 का भाजकता का जो नियम होता है उसकी जानकारी होना जरूरी है।
और वो नियम क्या होता है कि अगर कोई संख्या 11 से विभाजित होगी तो उस संख्या के विषम स्थान पर आए हुए अंकों का योग सम स्थान पर आए हुए अंकों के योग का दोनों का अंतर या तो 0 हो या 11 से विभाज्य हो। जैसे अब ये संख्या, इसमें देखो ये 5 है, ये 3 है, 2, 4 और 6, ये सारे अंक विषम स्थान पे है। पहले नंबर पे आया हुआ अंक तीसरे नंबर वाला, 5वें नंबर वाला, 7वें नंबर वाला और 9वें नंबर वाला, 9 अंकों की संख्या है। तो इनका जोड़ करेंगे, 5 और 3 8, 8 2 10, 10 4 14, 14 6 20, तो हम 20 लिख देंगे। बाकी जो बचे हुए अंक है 4 9 13, 13 और 1 14, 14 और 5 19, दूसरे जो आए हैं मान वो 19 आए हैं। ठीक है, 19 आए हैं। चलो मान लो कि इसकी जगह अपने 2 कर देते हैं, तो ये भी कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा फिर। ओके, अब ये दोनों बराबर हो गए। 20 में से 20 घटाएंगे तो 0 आएगा। तो मैंने क्या किया है, विषम स्थान पर आए हुए अंकों का योग और सम स्थान पर आए हुए अंकों का योग दोनों का घटाव करा है। तो दोनों का घटाव करेंगे तो 0 आना चाहिए, या फिर इसका आंसर 11 से डिवाइड होने वाली संख्या जैसे 11 या 22 या 33 ऐसा कोई नंबर आना चाहिए। तो यहां पर हम इस नियम को देखें तो हमारे ये 2 कथन है। कथन पहला कि ये सम स्थान पर आए हुए अंक है, A1 A3 A5, ये क्या है, सम स्थान पर आई हुई संख्या। ये पहली संख्या, दूसरी को छोड़ दिया तीसरा अंक, फिर उसके बाद चौथा अंक छोड़कर 5वां अंक। ये 3 अंक कौन से हैं, विषम स्थान पर आए हुए अंक। और ये जो दूसरे इसके अलावा ये वाला जो अंक है ये सम स्थान पर आया हुआ अंक है, ये भी सम स्थान पर आया हुआ अंक है और ये भी सम स्थान पर आया हुआ अंक है। इनका अलग से जोड़ करा है, दोनों के बीच में घटाव लगा दिया, तो या तो 0 उत्तर आ जाए। और सेम यहां पर कथन नंबर 2 में भी लिख दिया कि या इनका जो अंतर है वो 11 से विभाज्य होना चाहिए, 11 22 33 ऐसा कोई नंबर आना चाहिए। तो दोनों ही कथन सही हो रहे हैं। तो इन ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा, केवल 1 ये नहीं होगा, केवल 2 ये भी नहीं होगा, 1 और 2 दोनों ये बिल्कुल सही है, दोनों ही सही है। तो 6 ऑप्शन हमारा राइट हो गया। ओके, आगे है क्वेश्चन नंबर 84, 84 नंबर क्वेश्चन। एक त्रिभुज की भुजाएं 5 12 और 13 इकाई है। 5 12 और 13 इकाई त्रिभुज की भुजाओं के मान है। 10 इकाई चौड़ाई वाला एक आयत बनाया गया है जिसका क्षेत्रफल त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर है। तो आयत का परिमाप ज्ञात करें। आयत का परिमाप हमने बताना है। हमारे पास इस क्वेश्चन के अंतर्गत क्या दिया हुआ है कि एक त्रिभुज है जिसकी भुजाएं 5 12 और 13 इकाई वाली है। तो पहले तो आप ये देखो, इस क्वेश्चन को मैं यहां सोल्व करके बता रहा हूं। 5 12 और 13 इन भुजाओं के अगर हम वर्ग करते हैं, 5 का वर्ग 25, 12 का वर्ग 144 और 13 का वर्ग 169, तीनों के वर्ग निकाल लिए। सबसे बड़ा जो आंसर आया वो 169 आया है और इसकी जो वैल्यू है वो बाकी दोनों के वर्गों के योग के बराबर है। 25 प्लस 144 दोनों का अगर जोड़ करेंगे तो 169 आएगा। इस वैल्यू से या इससे हमें क्या पता चला कि पाइथागोरस प्रमेय इस पे सत्यापित हो रही है। सबसे बड़ी भुजा जो कर्ण कहलाती है उसका जो वर्ग है वो बाकी दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर आ रहा है। तो ये एक समकोण त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज इस तरह से होता है जिसकी सबसे बड़ी भुजा 13 हो गई कर्ण, और बाकी दोनों भुजाओं में से एक लंब है दूसरा आधार है। किसी एक को लंब और एक को आधार मान लो, ये 5 और 12 लिख दिए मैंने। तो इसका जो क्षेत्रफल आएगा, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा, उसमें हम फार्मूला लगाएंगे 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, ये वाला फार्मूला लगेगा। और अगर ये फार्मूला लगाते हैं हम तो ये बनेगा 1/2 गुणा आधार तो है 5 और गुणा में ऊंचाई है 12, या उल्टा कर दिया मैंने, यहाँ आधार 12 और 5 लिख दोगे, बात तो वही आएगी। आंसर आप इसका निकाल सकते हो। 6 से 2 कट जाएगा, 12 से 6 पर 5 6 30। आयत का क्षेत्रफल निकलेगा वो 30 के बराबर होगा, क्योंकि आयत का क्षेत्रफल और त्रिभुज का क्षेत्रफल दोनों बराबर है। अब आयत का डायग्राम इस तरह से है जिसकी हमें चौड़ाई दे रखी है 10। चौड़ाई क्या है 10, हमें लंबाई नहीं दे रखी, तो हमें लंबाई ज्ञात करनी है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई और चौड़ाई का गुणा, लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर में इसका उत्तर हमें पता लग गया 30 आएगा। लंबाई हमें नहीं दे रखी, गुणा में चौड़ाई का मान 10 है बराबर में 30। तो चौड़ाई यहाँ से अगर हम वैल्यू को दूसरी तरफ ले जाएंगे 10 को, तो बटा में चली जाएगी, यहाँ से लंबाई आ जाएगी
30/10 यानी 3 इकाई आ गई। लंबाई और चौड़ाई हमें दोनों मिल गई। लंबाई और चौड़ाई अगर मिली हुई है तो हमें तो परिमाप निकालना है। प्रश्न में परिमाप पूछा गया है। परिमाप का सूत्र क्या होता है? परिमाप होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। तो 2 गुणा लंबाई तो है 3, चौड़ाई है 10, 10 और 3 13, 13 का डबल करेंगे तो 26 आएगा इसका आंसर। आंसर कितना आया? 26। 26 इन ऑप्शन में से ये वाला दिया हुआ है, बे ऑप्शन हमारा राइट हो गया। ओके, हमने इस क्वेश्चन को पूर्णतः सोल्व कर लिया। हमारा आंसर इस तरह से हमें पता लग गया। आगे है क्वेश्चन नंबर 85। यदि 2 की पावर x माइनस 1 प्लस 2 की पावर x प्लस 1 बराबर 320 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन को देखो, सबसे पहले हमें ये दिया हुआ है 2 की पावर x माइनस 1 प्लस 2 की पावर x प्लस 1। इसको कैसे करोगे आप? देखो, 2 की पावर x माइनस 1 का मतलब क्या है? 2 की पावर x और माइनस 1 जो है इसका मतलब वो बटा में 2 है। तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा 2 की पावर x बटा 2 और उसके आगे प्लस का निशान लगाकर 2 की पावर x इसके बाद प्लस का 2 1 है इसमें, यानी प्लस एक्स्ट्रा में है 2 की पावर 1, तो 2 इंटू में आ जाएगा 2 की पावर x और बराबर में इसकी वैल्यू है 320। 320 है ना? ठीक है। अब इसमें से आप अगर 2 की पावर x को ले लेते हैं कॉमन तो यहां से बचेगा 1/2 और प्लस में बच जाएगा 2। ठीक है, ये तो 2 की पावर x बाहर चला गया तो यहां 1/2 बच गया। यहां से भी हमने 2 की पावर x को कॉमन ले रखा है तो ये भी हट जाएगा, तो बचेगा सिर्फ 2 बराबर में 320। थोड़ा सोल्व करेंगे इसे, 2 की पावर x, इसको आगे सोल्व करेंगे हम 1/2 प्लस 2, सोल्व करने पे ये 5/2 आएगा तो बराबर में 320। तो यहां से 2 की पावर x का मान आएगा 320 गुणा 2/5। तो 2 की पावर x बराबर 5 के पहाड़े से काटेंगे, यहाँ पर 5 6 30 और 2 बच गए, 2 और 0 20, 5 के 20, 64 गुणा 2, 64 गुणा 2 होता है 128 और 128 में अगर देखें तो हम इसके 128 के गुणनखंड होते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, ये होते हैं 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32, 32 दूनी 64, 64 दूना 128। 2 की कितनी पावर आ रही है? 1 2 3 4 5 6 7। 2 की पावर x बराबर आ रहा है 2 की पावर 7। तो यहां से हमें पता लग गया कि x बराबर क्या आएगा? 7 आएगा। ठीक है, x की वैल्यू आ गई 7। द ऑप्शन में दी हुई है, द ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86। इसमें हमसे पूछा गया है कोण x का मान ज्ञात कीजिए। कोण x का मान ज्ञात कीजिए इस डायग्राम के अकॉर्डिंग। इस डायग्राम में देखो x कोण ये है, इसकी वैल्यू हमने पता लगानी है। तो आपको पता ही होगा, ये अगर दोनों रेखाएं आपस में क्रॉस करती है, काटती है, तो शीर्षाभिमुख कोण बनता है। तो ये कोण इस कोण के बराबर होगा। अगर यहाँ x है तो ये भी तो x होगा ना। और ये रेखाएं आपस में काट रही है तो अगर यहाँ जो कोण है वो इतना ही कोण यहाँ पे बनेगा। तो ये 39 है तो यहाँ पर भी 39 डिग्री होगा। तो इस त्रिभुज के अंतर्गत देखो 3 कोण है, 76 39 और x, तीनों का जोड़ 180 होगा। तो यहाँ लिख देंगे 76 डिग्री प्लस 39 डिग्री प्लस x बराबर 180 डिग्री। 76 और 39 का अगर जोड़ करें तो 115 डिग्री आता है और प्लस में x बराबर 180 डिग्री। तो x का मान आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 115 डिग्री, पक्षांतरण होके ये इधर आ गया। x बराबर 180 में से 15 घटाएंगे तो 65 डिग्री। 65 डिग्री हमारा उत्तर होगा जो द ऑप्शन में दिया हुआ है। द ऑप्शन को आप टिक करोगे। वीडियो अच्छी लग रही है तो बच्चों आप इसे लाइक शेयर कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87, जिसमें पूछा गया है यदि दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में है और उनके HCF और LCM का गुणनफल 33,750 है तो संख्याओं का योग है। योग हमसे पूछा गया है। तो पहले तो आप इस क्वेश्चन में देखो, संख्याओं का अनुपात 2:3 है, 2:3। तो हम संख्याओं को मानेंगे
पहली संख्या को 2x मान लीजिए तो दूसरी संख्या 3x हो जाएगी। ओके, अब इन दोनों संख्याओं का एलसीएम हमें दे रखा है 33,750। एलसीएम और एचसीएफ का गुणा दे रखा है, सॉरी, एचसीएफ और एलसीएम का गुणा। तो आपने अगर ध्यान से देखा होगा एलसीएम और एचसीएफ के अंदर संबंध क्या होता है, एलसीएम और एचसीएफ का गुणा क्या होता है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। दोनों संख्याओं का जो गुणा होता है ना वो किसके बराबर होता है, एचसीएफ गुणा एलसीएम के बराबर होता है। तो यहां पर दो संख्याएं हमारे पास है, पहली संख्या 2x और दूसरी संख्या है 3x। दोनों का गुणा एचसीएफ और एलसीएम के गुणा के बराबर है, यानी 33,750 के बराबर है। अब 2x और 3x और गुणा होने पर बन जाएगा 6x² बराबर 33,750। अब x² का मान यहां से निकालेंगे, x² बराबर आ जाएगा 33,750 बटा में 6। x² की वैल्यू आएगी, 6 से डिवाइड कर देंगे इसे, 6 का पहाड़ा पड़ेंगे, 6 5 30, 5 आ गया और यहां पर बच गया 3 और 7 37, 6 6 36, 1 बच गया 50, 15 बच गया, 15 बन गया, 6 दूनी 12, 3 और ये आ जाएगा 5,625। तो x बराबर आएगा अंडर दी रूट 5,625। यहां से x का मान आ जाएगा 75। आप इसका जब वर्गमूल निकालोगे ना तो 75 आएगा। x का मान 75 आ गया, तो लेकिन x नहीं है हमारी संख्या क्या है, 2x और 3x है। तो 2 इंटू x का मान 75 करोगे तो ये आएगा 150 और 3 इंटू 75 करोगे 225। और इन दोनों का पूछा गया है योग, तो योग कर लीजिए 5 7 3 375। इन सारे ऑप्शन में से द ऑप्शन पे आप टिक कर दो, द ऑप्शन में दिया हुआ है 375। अगला प्रश्न है इसमें 88 नंबर 88 नंबर, 15x² माइनस 26x प्लस 8 का गुणनखंड है। इसका गुणनखंड रूप हमें बताना है, इसका क्या होगा। तो सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करोगे, गुणनखंड रूप यानी ये द्विघात बहुपद है तो इसके गुणनखंड करने का मेथड गुणनखंडन विधि अप्लाई करनी होगी। तो उसमें क्या करना होता है, a और c जो है उनका गुणा कीजिए। पहले तो 15 और 8 का गुणा करोगे, 15 8 120, 120 आ गया। अब 26 के ऐसे दो टुकड़े करने हैं ताकि उनका गुणा करने पर 120 आ जाए। 26 के क्या करने हैं, दो भाग करने हैं और गुणा करने पर 120 आना चाहिए। तो 20 और 6 26, 20 और 6 26 और 20 गुणा 6 120। तो इसके दो टुकड़े हो जाएंगे 20 और 6, 20 और 6 26, 20 गुणा 6 120। अब देखो हमने यहाँ पर इसके दो भाग कर लिए हैं, तो इसके अकॉर्डिंग अब हम इसे तोड़ेंगे आगे। तो लिखेंगे 15x² माइनस 26 जो था ये बन गया 20 और 6 26, 20 प्लस 6 26 होता है, लेकिन इसके आगे ये माइनस लगा होने का मतलब क्या है, 26 माइनस के हैं तो माइनस के ही तो 20 हो जाएंगे 20x और माइनस के ही 6x और प्लस में आगे 8 तो है ही। अब इन दोनों में अपने देखो चारों संख्याओं में से दो दो के समूह बनाकर कॉमन लेते होते हैं। 15 और 20 में 5 कॉमन आएगा, x² और x में से एक x भी कॉमन आ जाएगा। बचा हुआ वैल्यू इसके अंदर लिखेंगे ब्रैकेट में। 5 हमने कॉमन लिया हुआ है 15 में से, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 दिए 15, तो 3 हमारा बच गया। x² में से एक x कॉमन है तो एक x बच जाएगा। माइनस 20 में से 5 कॉमन है तो 5 का टेबल पढ़ेंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 दिए 15, 5 चौके 20, 4 आ जाएगा। और इसके अलावा यहाँ पर x था लेकिन x हमने कॉमन ले रखा है तो वो नहीं लिखा जाएगा। इन दोनों संख्याओं में से आप पहले तो ये माइनस लिखोगे, 6x और 8, इनमें से 6 और 8 में से 2 का पहाड़ा कॉमन आ रहा है, 2 आ जाएगा कॉमन। x यहाँ पर है लेकिन यहाँ नहीं है तो x कॉमन नहीं लिया जा सकता।
अब 6 में से 2 कॉमन ले लिए तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिये 6, 3 बचेगा। x भी बच जाएगा साथ में। ये प्लस तो है यहाँ पर, लेकिन इस माइनस के कारण, जो माइनस हमने कॉमन ले रखा है, बाहर की तरफ माइनस है, इस वाले माइनस ने इस प्लस को चेंज करके माइनस में बदल देना है। और 2 के पहाड़े में 8 आता है 4 नंबर पे, तो यहाँ 4 आ जाएगा। अब ये ब्रैकेट वाली संख्या देखो एक जैसी है, तो इसका मतलब पहला जो ब्रैकेट है वो हमारा ये बन जाएगा। फिर से कॉमन ले लिया हमने इसको, इस संख्या और इस संख्या में से। बचा हुआ मान देखो क्या है, 5x माइनस 2, यहाँ से 5x, यहाँ से -2, तो ये है हमारा गुणनखंड रूप 3x माइनस 4, 5x माइनस 2। पहला ही ऑप्शन देखिए, 3x माइनस 4 और 5x माइनस 2, तो पहला ही ऑप्शन हमारा सही है। ये हमारा इसका आंसर होगा ए। ओके, आगे है क्वेश्चन नंबर 89, 89 नंबर क्वेश्चन। 2 अंकों वाली संख्या और अंकों को पलटने से बनी संख्या के बीच का अंतर हमेशा डैश से विभाज्य होता है। 2 अंकों वाली संख्या और संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या के बीच का जो अंतर होता है वो किस संख्या से विभाजित होता है वो बताना है। तो देखो बच्चों, 2 अंकों की अगर कोई भी संख्या है तो उसको हम ऐसे लिखते होते हैं 10x प्लस y। यहाँ y क्या है, इकाई अंक है, और x क्या है, दहाई अंक है। ये हमारी 2 अंकों की एक संख्या है, और इसके अंक पलट दीजिए। 10x प्लस y है ना, इसके अंक पलट दीजिए। अब इस बार क्या कर दीजिए, x की जगह y ले आइए, 10y प्लस x, ये आ जाएगा। और इसका अंतर यानी इसका घटाव कर देना है, तो ब्रैकेट खोल लेंगे, 10x प्लस y, ये वाला ब्रैकेट खोल लेंगे तो माइनस का 10y और माइनस का x। तो देखो 10x में से एक x माइनस में चला गया तो 9x, और प्लस का 1y है, माइनस का 10y है, तो माइनस के बच जाएंगे 9y। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 9 कॉमन आ रहा है, तो ब्रैकेट में बच जाएगा x माइनस y और गुणा में ये 9 आ गया। अब आप ये देखिए 9 इंटू एक्स माइनस वाई, ये सदैव 9 से तो डिवाइड है ही, क्योंकि 9 गुणा में है। अगर 9 गुणा में है इसका मतलब इस पूरी संख्या में 9 का भाग जाएगा। तो किसी संख्या, 2 अंकों वाली संख्या और उसके अंकों को पलटने से बनी संख्या का जो अंतर होता है वो सदैव 9 से विभाज्य होता है। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है इसका। ओके, इसके बाद अगला क्वेश्चन करते हैं, प्रश्न नंबर 90, जिसमें हमसे पूछा गया है यदि a बराबर 4x की पावर 3 माइनस 6x स्क्वायर प्लस 5 और b बराबर 2x की पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x है, तो a माइनस 2b का मान बताना है। a माइनस 2b का मान, तो जैसा पूछा गया है वैसे वैसे लिख दो। सबसे पहले a का मान है 4x की पावर 3 माइनस 6x स्क्वायर प्लस 5, फिर इसके आगे माइनस का निशान, 2b, 2 इंटू में b का मान, 2 के गुणा में b का ये पूरा वैल्यू लिख दीजिए, 2x की पावर 3 प्लस 3x की पावर 2 प्लस 5x। लीजिए इसे सोल्व करो। पहले तो आएगा 4x की पावर 3 माइनस 6x की स्क्वायर प्लस 5, ये सारा मान तो एज इट इज आ गया। अब माइनस 2 का अंदर गुणा करेंगे तो 2 इंटू 2 4, 4x की पावर 3, फिर माइनस 2 का अंदर गुणा और करेंगे 3x की स्क्वायर से, 3 दूनी 6x स्क्वायर माइनस का, माइनस 2 का ही गुणा करेंगे 5x के साथ तो माइनस के 10x। अब कटता है उसे काटो, ये 3x 4x की पावर 3, 4x की पावर 3 कैंसिल हो गया, 6x स्क्वायर प्लस का है और एक तरफ माइनस का है, 6x स्क्वायर माइनस का, 6x स्क्वायर माइनस का, ये कटेगा नहीं, प्लस का 5 माइनस का 10। इनमें अब अपने को लिखना है, सबसे पहले देखो 6x स्क्वायर ये और 6x स्क्वायर ये, तो माइनस के हो जाएंगे 12x स्क्वायर, x वाले कितने हैं, माइनस के 10x और प्लस का है 5, ये हमारा आंसर आया है माइनस 12x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 5। ये ऑप्शन तो नहीं है इसके आंसर। इसको देखो, इसमें 3 संख्या है ना, 5 इसमें पड़ा है
माइनस का 10x भी पड़ा है, माइनस का 12x² भी पड़ा है। तीनों ही वैल्यू इसमें मिल गई हमें, सेम ही है, आगे पीछे लिखी हुई जरूर है लेकिन वैल्यू सेम है, यानी स ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट हो गया। ओके, अगला प्रश्न है, हमसे पूछा गया है 91 नंबर क्वेश्चन, दिए गए संख्या रेखा पर परिमेय संख्याओं के मध्य बिंदु P का मान क्या होगा। P बिंदु का मान बताना है। P बिंदु ये है और ये मध्य बिंदु है 1/2 और 4/5 का। 1/2 और 4/5 के बीचों बीच कौन सी संख्या आएगी वो बतानी है। तो इसको निकालने का मेथड होता है, जो दो संख्याएं दे रखी है ना उनका कर दीजिए जोड़, 1/2 प्लस 4/5, जोड़ करके इसका आधा कर दीजिए, दोनों का जोड़ करके आधा। तो ऊपर हम जोड़ करेंगे, जो आंसर आएगा फिर हम उससे 2 से डिवाइड करेंगे। जोड़ बटरफ्लाई रूल से कर सकते हैं हम, या लघुत्तम लेकर भी कर सकते हैं। 2 और 5 का लघुत्तम आएगा 10 और 1 का गुणा हो जाएगा 5 के साथ, 2 का गुणा हो जाएगा 4 के साथ 8, 8 5 13, 13/10 और बटा में इसके 2, 2 के बटा में हम 1 लगा के इसको ले जाएंगे गुणा में, ये बन जाएगा 13/10 गुणा 1/2, तो ये बनेगा 13/20। 13/20 इसका फाइनल आंसर आएगा जो द ऑप्शन में दिया हुआ है। ओके, इस तरह से हम मध्य संख्या ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं, इसका अगला क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 92 दिया हुआ है, दशमलव संख्या 0.75 का सरलतम रूप है। इसका सरलतम रूप बताना है, तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। 0.75 सरलतम रूप, यानी बटा में पहले से चेंज करेंगे, पॉइंट हटाएंगे तो बटा में लग जाएगा, पॉइंट के बाद में 2 अंक हैं तो 100 लग जाएगा, 75/100 बन गया। 75 और 100 आते हैं 25 के पहाड़े में, तो 25 का पहाड़ा पढ़कर इसे काट दीजिए, 25 तिये 75 और 25 चौके 100, तो क्या आ गया आंसर 3/4। ये सरलतम रूप आ गया, इसको और आगे हम नहीं डिवाइड कर सकते, तो 3/4 ऑप्शन ए में दिया हुआ है, यही हमारा इस क्वेश्चन का सल्यूशन है। 3/4 0.75 का सरलतम रूप है। आगे है क्वेश्चन नंबर 93, निम्नलिखित में से ऐसा पूर्णांक युग्म बताइए जिसका घटाव -5 है, घटाव करने पर -5 आए। तो चेक करते हैं, अब आप ऑप्शन दे रखे हैं तो घटाव कर करके देख लीजिए। 3 का घटाव कर दीजिए 2 के साथ, 3 - 2 1 होता है, तो ये ऑप्शन हमारा सही नहीं है। -3 फिर माइनस का 2, पहली संख्या -3, दूसरी संख्या -2, बीच में इसके घटाव लगाया है तो यहाँ ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, फिर है -3, इसको सोल्व करेंगे तो ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस, और बट आगे आ जाएगा 2, -3 और प्लस के 2, माइनस का 1 होता है, ये भी हमारा आंसर नहीं आया। चलिए आगे देखें, -4 फिर माइनस, फिर आगे संख्या भी माइनस की है तो -1, तो -4 प्लस का 1, -4 और प्लस के 1 कितने होते हैं, -3 होते हैं, तो ये उत्तर भी हमारा सही नहीं बैठा। आगे लास्ट है इसमें द ऑप्शन, -4 फिर माइनस फिर 1, तो -4 और -1 दोनों मिलकर हो गए -5, और घटाव कितना आना चाहिए, -5, तो द ऑप्शन हमारा राइट हो गया। इसमें द ऑप्शन में जो संख्याएं दे रखी है उनका योग कर घटाव करने पे -5 आ रहा है। ओके, आगे क्वेश्चन नंबर 93 हो गया हमारा। 94 नंबर क्वेश्चन, तन्मय अपने रुपयों का 2/7 भाग किताबों पर और 1/7 भाग स्टेशनरी पर खर्च करता है, तो बताइए तन्मय के पास रुपयों का कितना हिस्सा शेष बचा है। तो अच्छा क्वेश्चन है ये। देखो, रुपयों का 2/3 भाग तो वो कर रहा है किताबों पर खर्च, और 1/7 भाग कर रहा है कितने, स्टेशनरी पे खर्च। तो अगर देखा जाए तो वो खर्च कितना कर रहा है, 2/7 और 1/7, जोड़ कर देंगे इन दोनों का तो 3/7, 3/7 भाग को वो खर्च कर रहा है, यानी 7 में से 3 भाग खर्च किए जा रहे हैं उसके। 3/7 का मतलब यही होता है ना, टोटल 7 भागों में से 3 भाग खर्च किए जा रहे हैं, तो बचे हुए कितने भाग रह गए, 4, 4/7 भाग उसका शेष बचा हुआ है। शेष कितना हिस्सा बचा है, 4/7,
ऑप्शन नंबर से 4/7 लिखा हुआ है, इसी को टिक करना था। ये हमारा क्वेश्चन हुआ कंप्लीट। आगे है क्वेश्चन नंबर 95, जिसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा कोण अपने संपूरक कोण के बराबर है। संपूरक कोण कौन सा होता है? जिसका योग करने पर 180 डिग्री आ जाए। पहला कोण ए और दूसरा कोण बी, अगर दोनों संपूरक कोण है तो इनका योग करने पर 180 डिग्री आएगा। अगर ये दोनों बराबर है, a प्लस ए, बी की जगह भी a लिखेंगे तो बराबर 180 डिग्री। तो a और a 2a, 2a का मान 180 डिग्री है तो यहां से a का मान 90 डिग्री आ जाएगा। तो 90 डिग्री इसका उत्तर आएगा। दूसरा हम ऐसे भी देख सकते हैं कि पूरक कोण और संपूरक कोण दोनों बराबर है और दोनों का जोड़ 180 डिग्री होता है। तो ऑप्शन वाइज अगर देखें, 90 प्लस 90 180 होता है, 90 प्लस 90 180 होता है, जो संपूरक कोण की परिभाषा को सही बता रहा है। 45 में 45 जोड़ें तो 180 नहीं आता है, 180 आना चाहिए था, नहीं आया। 270 में 270 जोड़ें तो 180 नहीं आता। 180 में 180 जोड़ें 360 आता है, 180 तो नहीं आएगा। एक ही ऐसी शर्त आ रही है इसमें 90 और 90, जिसका जोड़ करने पर 180 आ रहा है। पूरक कोण और संपूरक कोण दोनों बराबर हैं, तो इसका मतलब ए ऑप्शन हमारा सही है। ओके, आगे 96 नंबर क्वेश्चन हमारा करेंगे। इसके बाद क्वेश्चन में पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। सही विकल्प बताना है। 3/7 छोटा है 4/7 से, 3/7 4/7, इन दोनों में से छोटा कौन सा मान है? छोटा 3/7 वाला ही होगा, तो ये सही है, यानी ये कथन हमारा सही हो रहा है। आगे वाले ऑप्शंस में और देखो, 3/7, अरे मैंने थोड़ा गलत बता दिया, बड़े का पूछा है ना इसने, इसमें बड़े का निशान है, मैंने छोटे पे कर दिया। 3/7 और 4/7, इसमें से बड़ा कौन है? 3/7, ये निशान बड़े का निशान है। ठीक है, 3/7, तो देखो क्या ये बड़ा है क्या? 3/7 तो छोटा होता है 4/7 की बजाय, तो ये ऑप्शन हमारा रॉन्ग है, गलत है। 3/7 बड़ा है 2/5 से। अब इसमें देखो, ना तो हमारे अंश बराबर है ना हर बराबर है, तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना पड़ता है? भिन्न अगर अलग अलग आ जाए, ना अंश मिले ना हर मिले, तब उनमें से कौन बड़ा है कौन छोटा है, उसके लिए क्या मेथड होता है? इस 3 के साथ गुणा कर दीजिए इस 5 का, 3 का गुणा 5 के साथ, 3 5 15 आ गया। और इन दोनों का गुणा कर दीजिए 7 का गुणा 2 से, 7 × 2 14। 15 और 14 में से कौन बड़ा है? 15 बड़ा है, यानी ये जो भिन्न के बीच में ये वाला निशान लगेगा, जो कि सही लगा हुआ है, यानी ये हमारा आंसर सही है। ठीक है, इस तरह से हम कंपेयर करके बता सकते हैं। बाकी इस क्वेश्चन में देखो 3/7 और 3/4 और 4/4, 3/4 और 4/4, इसमें से तो इनके अंश तो अलग अलग है लेकिन हर बराबर है। 4 और 4 है, तो ऊपर वाला मान जो बड़ा होगा वही मान बड़ा होगा, ये निशान आना चाहिए था, लेकिन यहाँ उल्टा निशान है, तो ये हो गया हमारा गलत। आगे लास्ट है 7/9 और 9/7, इनको भी अगर देखें बीच में निशान ये लगा हुआ है, लेकिन हम कंपेयर करके देखें, 7 और 7 का गुणा करेंगे 49 आएगा, 9 का 9 से गुणा करेंगे 81 आएगा। तो निशान तो इस तरफ वाला लगना चाहिए, 81 बड़ा होता है, ये निशान आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर गलत है, तो ये भी गलत हो गया। केवल एक ही ऑप्शन सही है, ब, तो ब ऑप्शन पे हमें टिक करना है। आई होप आपको सवाल समझ में आया है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 97, दशमलव संख्या 568.29 में 9 का स्थानीय मान है। 2 में पॉइंट लगा हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ है 9, 568.29, तो इस 9 का स्थानीय मान बताना है। तो पहले तो आप देखो, अगर 5 का स्थानीय मान पूछता तो हम क्या लिखते? 5 के आगे 2 अंक लगा देते, 0। ठीक है, फिर आगे 6 का स्थानीय मान पूछा जाता तो 6 का स्थानीय मान में 6 के बाद 1 अंक लगा देते। 8 का स्थानीय मान 8 के बाद में कोई अंक नहीं है, तो ये इस तरह से आते। अब आगे हमारा दशमलव आ गया, दशमलव के बाद इस 2 का और 9 का स्थानीय मान कैसे निकलेगा? देखो, 2 का स्थानीय मान इस दशमलव बिंदु को देखते हुए लगाना है। 2 के बाद में कौन से नंबर पे ये आया हुआ है? पहले नंबर पे, 1 नंबर पे आया हुआ है, तो बटा में 10 लगेगा।
फिर 9, 1, 2, 2 नंबर पे आया है दशमलव के बाद, तो बटा में 2 जीरो लगेगी। 9/100 इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर द दिया हुआ है 9/100, इसको टिक करना था। आगे चलते हैं। इसके बाद अगला सवाल, सवाल नंबर 98। दाल की एक बोरी का भार 52.5 किलोग्राम है, तो बताइए ऐसी 5 बोरियों का भार कितने ग्राम होगा या कितना होगा। एक बोरी का वजन दिया हुआ है 52.5, हमें 5 का निकालना है, तो इसको 5 से गुणा कर दीजिए, गुणा करके आंसर निकाल लो। 5 का 5 से गुणा किया, एक बार पॉइंट को हम साइड में रखते हैं, पॉइंट को छोड़ दीजिए, बाकी करिए गुणा। 5 5 25 का 5 हासिल 2, 5 दूनी 10, 10 और 2 हासिल 12, हासिल बच गई 1, 5 5 25 और 1 26, 2625 आ गया। लेकिन इस पॉइंट के बाद में एक अंक आया हुआ है ये, तो यहाँ पर भी क्या होगा, एक अंक आएगा पॉइंट के बाद में, तो यहाँ पॉइंट लग जाएगा 262.5। 262.5 ब ऑप्शन दिया हुआ है, ब ऑप्शन पे हमने टिक करना था, ब ऑप्शन हमारा राइट है इसमें। ओके, आगे चलते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99। संख्या, ये संख्या दे रखी है 5876A2, संख्या 8 से पूर्णतः विभाज्य हो तो a का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। a का न्यूनतम मान बताना है, तो 8 से विभाज्य है ये संख्या। 8 से विभाज्य संख्या कौन सी संख्या है, 5, 8, 7, 6, A 2, ये संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित है। तो 8 से भाजकता का जो नियम होता है वो इसमें अप्लाई होगा। 8 से भाजकता का नियम क्या होता है कि किसी भी संख्या के अगर अंतिम 3 अंक 8 से डिवाइड हो जाए तो वह संख्या 8 से विभाज्य होती है। तो इस 6A2 इसी को हम 8 से डिवाइड करेंगे। अब a का मान हम इन ऑप्शन में से रख के देखेंगे और देखेंगे किस में भाग जा रहा है। 2 रखने पर यह बन जाएगा 622। 622 में 8 का भाग अगर देकर देखें तो क्या आएगा, 7 8 56 और यहां से बच जाएगा 6, 6 और 2 62, 62 आ गया। तो 7 8 56, फिर पॉइंट में कुछ अंक आ जाएंगे, पॉइंटों में आएगा आंसर, यानी डिवाइड नहीं हो रहा, तो ये ऑप्शन हमारा गलत है। 3 रखेंगे यहाँ पर तो ये बन जाएगा 63, 6 3 2 और बटा में 8, तो यहाँ पर आएगा 7 8 56, 7 आया। यहाँ बच गए कितने, 7, 63 में से 56 माइनस करेंगे 7, 7 और 2 72, तो 9 8 72, यानी पूरा पूरा डिवाइड हो गया 3 रखने पर। और पूछा क्या है, a का न्यूनतम मान, a का न्यूनतम मान 3 ही होगा, क्योंकि 3 से आगे बढ़ेंगे तो फिर तो ये बड़ी वैल्यू है 6। मान लो कि 6 भी उत्तर सही है तो भी वो 3 से तो छोटा है, छोटा नहीं है, 3 तो सबसे छोटा हो गया। 8 भी अगर आ जाता है तो वो भी गलत होगा, क्योंकि उससे छोटा अंक 3 डिवाइड कर रहा है इस पूरी संख्या को, और 3 रखने पर डिवाइड हो रही है 8 से। तो ब ऑप्शन हमारा राइट है, ब ऑप्शन हमने टिक करना था। आगे है सवाल नंबर 16वां और अंतिम क्वेश्चन। यदि समांतर चतुर्भुज का एक कोण 63 डिग्री है तो आसन कोण का माप क्या है। आसन कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो एक कोण अगर 63 है, दूसरा कोण हमें नहीं पता, अगर उसे x लिख लें तो बराबर में क्या आएगा, आसन कोणों का योग 180 डिग्री। तो x का मान निकालेंगे तो कितना आएगा, 163 डिग्री माइनस 180 डिग्री माइनस 63 डिग्री। 180 में से 63 घटाएंगे तो 117 डिग्री इसका आंसर आ जाएगा। 180 में से 63 घटाने पर 117 डिग्री आया। स ऑप्शन दिया हुआ है, स ऑप्शन पे टिक करना है। ओके, राइट आंसर हमने पता लगा लिया। तो ये था बच्चों आपके PRS एग्जाम राष्ट्रीय जो परख परीक्षण है, परख राष्ट्रीय परीक्षण सर्वेक्षण, उससे रिलेटेड पूरे 100 प्रश्नों को मैंने सॉल्व करवा दिया है। आप एक एक प्रश्न का अभ्यास कर लीजिएगा, और इसके अलावा भी बाकी अगर कोई वीडियो और आता है 9वीं कक्षा के गणित विषय की तैयारी के लिए, वो भी मैं आपको लगातार प्रोवाइड करवाऊंगा। देखते रहिए मेरा YouTube चैनल। थैंक यू, बाय बाय।